हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जब भी हम लोग कोई नोड जेएस में एपीआई बनाते हैं तो कैसे हम अपने एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम लोग कोई एपीआई बनाते हैं तो एपीआई बनाने के लिए हमें किन किन प्रोसेस का, किन किन मेथड का या फिर किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो हमारी एपीआई है वो सिक्योर बने। ठीक। तो अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें केवल जब हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं केवल उसी के लिए नहीं, लेकिन हम लोग को ऐसे ही पता होना चाहिए कि हमें किन किन प्रोसेस का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लोग एक सिक्योर एपीआई ना केवल नोड जेएस में ही बल्कि किसी अदर टेक्नोलॉजी में भी हम लोग इस चीज को फॉलो करके हम लोग एक सिक्योर एपीआई को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग नोड जेएस में एक सिक्योर एपीआई बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग किस एपीआई की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्ट एपीआई की। ठीक है, तो अच्छा, अगर यहाँ पे हमने देखा रेस्ट एपीआई, तो एपीआई जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेस्ट, एक होता है सोप। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो इसके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जो हमारी एक प्लेलिस्ट है अलग से इंटरव्यू की, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर आप यूट्यूब में जाकर देखेंगे हमारे चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां जाकर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि रेस्ट और सोप एपीआई में क्या डिफरेंस होता है। मैं प्रयास करूंगा कि ऊपर आई बटन में भी इसको लगा दूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग नोड जेएस में एक सिक्योर रेस्ट एपीआई बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। क्योंकि काफी सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं और काफी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आपसे एक जरूर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट है। पहला है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है ऑथराइजेशन, तीसरा है इनपुट वैलिडेशन और चौथा क्या है, यूज रेट लिमिट। ठीक है, तो इन चारों को ध्यान में रख करके अगर हम लोग एपीआई बनाते हैं तो हम लोग एक सिक्योर एपीआई बना सकते हैं नोड जेएस में। ठीक है, अब ये होते क्या है, अब हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में एक्चुअली 2 पॉइंट होते हैं, 2 चीज को हमको ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोग कोई रेस्ट एपीआई बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, एसएसएल या फिर टीएलएस। ठीक, दूसरा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, जो हम लोग यूजर की आइडेंटिटी चेक करते हैं। ये किसके थ्रू चेक करते हैं, पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, पहला क्या है, पहला हम लोग देखते हैं एसएसएल। एसएसएल मतलब कि सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें उन्हीं वेबसाइट को हमें उन्हीं वेबसाइट को एक्सेस करना चाहिए जो वेबसाइट अक्सर HTTP से HTTPS से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई वेबसाइट HTTP पे है तो हमें उसको ट्राई करना चाहिए कि हम उसको यूज ना करें। ऐसा क्यों, क्योंकि जो HTTP होती है वो वेबसाइट अक्सर सिक्योर नहीं मानी जाती है। वहां पे डेटा ब्लीच होने का, डेटा चोरी होने का, डेटा हैक होने का, इस सब का डर बना रहता है। तो जो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है हमको यही ट्राई करना चाहिए कि हम उसी वेबसाइट को एक्सेस करें। ऑब्वियसली हैकिंग वहां भी हो सकती है, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि गूगल है, फेसबुक है या फिर आपकी कई सारी वेबसाइट जो पॉपुलर वेबसाइट होती हैं वो भी हैक हो जाती हैं। ठीक, ऑब्वियसली वो भी तो HTTPS पे होती हैं लेकिन हैक वो भी होती हैं, बट वहां पे चांसेस कम होते हैं हैक होने के। क्योंकि जब भी वहां पे कुछ अगर हैकिंग होती है तो वहां पे चीजों को प्रॉपर तरीके से सिक्योर किया जाता है, चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है, स्टेप को फॉलो किया जाता है। ठीक, तो हमें अक्सर प्रयास यही करना चाहिए कि जो वेबसाइट HTTPS हो हम उनको यूज करें। तो अब यहाँ पे HTTPS, एस क्या होता है, एस बेसिकली यूज किया जाता है सिक्योर के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो एस होता है वही होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। अब आप इसको एस को, जो हमारा एस है यहाँ पे HTTPS में जो एस होता है, आप इसको सिक्योर बोले
सिक्योर बोले या फिर आप इसको सिक्योरिटी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा HTTPS होता है वो हमारा बेसिकली वर्क करता है SSL के थ्रू, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, TLS। TLS मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक अपडेट वर्जन होता है SSL का, ठीक है। SSL काफी पुराना वर्जन हो चुका है, जो इसका नया वर्जन आया, जो इसका अपडेटेड वर्जन आया होता है उसको हम लोग बोलते हैं TLS। TLS मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर दो क्या होता है कि जब हम लोग कोई एपीआई बनाते हैं तो एपीआई बनाने के साथ हमें क्या करना पड़ता है, जो यूजर उस एपीआई को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं कि ये यूजर जो है जनरली आई मीन हमारे सिस्टम में एक्सेस करता है कि नहीं, हमारे सिस्टम में ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसकी आइडेंटिटी हमारे सिस्टम में मौजूद है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन आकर के हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। तो उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या होते हैं, पासवर्ड के थ्रू, ठीक है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। और तीसरा क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये जो 3-4 प्रोसेस कुछ होते हैं, इनको फॉलो करके हम लोग यूजर की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां आपसे बोला जाता है पहले लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन के समय हम लोग क्या डालते हैं, उसका पासवर्ड, यूजर नेम या फिर ईमेल, और हम लोग डालते हैं पासवर्ड। तो वो जो होता है वो होता है हमारा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक होता है पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि काफी सारी वेबसाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जब भी हम लोग सिस्टम में, उनके सिस्टम में हम लोग अगर हम लॉगिन करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो वो हम लोग की सिस्टम क्या करती है, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजते हैं वो, ठीक है। या फिर कुछ और भी तरीके होते हैं पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक। तो ये जो पासवर्ड लेस चीजें हो गई, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग ओटीपी थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, तो एक मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग ओटीपी थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, बस हमें वहां पे अपना ईमेल या फिर यूजर नेम डालना होता है और हमारे पास एक ओटीपी आएगा उसी ईमेल या फिर उसी मोबाइल नंबर पे, और हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तीसरा क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेबसाइट पे, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, तो वहां पे आपसे ये भी कहा जाता है कि आप अपने गूगल या फेसबुक पे या फिर किसी भी बड़े बड़े वेबसाइट पे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको इनेबल करके रखें। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग इन वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर आपका जीमेल हो या कोई भी अदर बड़ी वेबसाइट्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी हो, तो वहां पे क्या होता है कि जब आपने लॉगिन किया, आपने ईमेल एड्रेस या पासवर्ड डाला, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक और ओटीपी आएगा, या फिर कुछ ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का एप्लीकेशन होता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होता है, तो वहां उस एप्लीकेशन पे भी आपका एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब आप अपने जीमेल पे या फिर अपने फेसबुक या फिर अपने इंस्टा पे डालेंगे तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। और आज के समय में काफी ज्यादा रिकमेंड हो गया है कि आप किसी भी वेबसाइट पे अगर वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है तो आप उसको इनेबल जरूर करके रखें, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग टोकन बेस्ड, जैसे यूजर ने जब लॉगिन कर लिया तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग उस यूजर का एक टोकन जनरेट करते हैं, ठीक है। ये टोकन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं यूजर के जो कि स्टोर होते हैं, और इसी टोकन के बेस पे वो बाकी के एपीआई को भी लॉगिन मतलब एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि सपोज आपने आप किसी समझ लीजिए वेबसाइट को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी पोर्टल है, आप उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपसे वो क्या बोलेगा, लॉगिन करने के लिए, ठीक। जब आपने लॉगिन किया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद जब आपने लॉगिन कर लिया तो आपको क्या, आप अगर आप देखेंगे उसको, अगर आप ब्राउज़र कंसोल में देखें तो आपको दिखाई देगा एक टोकन,
वो टोकन सिस्टम रिटर्न करता है। वो टोकन क्या होता है, बेसिकली उस टोकन में आपके इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं कि भाई ये यूजर्स हमारे सिस्टम में जेन्युइन है और ये इसका एक समझ लीजिए एक तरीके से सीक्रेट की या फिर सीक्रेट टोकन या फिर आप कह सकते हैं कि टोकन, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये इसका एक आप कह सकते हो कि इसकी आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी की बेस पे इसको आप कोई अदर एपीआई एक्सेस दे सकते हो। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान ले कि हमारा एक वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है। फ्लिपकार्ट में हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट करने के बाद वो हमें क्या बोलता है, पेमेंट करने से पहले हमें बोलता है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग उस पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद वो क्या करेगा, फ्लिपकार्ट एक यूनिक टोकन जनरेट कर देता है। वो टोकन क्या करता है, अब जब हम लोग पेमेंट करने जा रहे होते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे जब हम लोग कोई भी पेमेंट करने जा रहे होते हैं तो वो क्या करता है, टोकन उस टोकन के थ्रू वेरीफाई करता है कि क्या ये यूजर जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि आपने जब लॉगिन किया तो लॉगिन के लिए तो लॉगिन की एपीआई होती है। अब लॉगिन के बाद अगर आप कोई और एपीआई हिट कर रहे हैं, चाहे वो ऐड टू कार्ट हो, चाहे वो व्यू कार्ट हो, या फिर पेमेंट का हो, या फिर माई अकाउंट हो, या फिर अपडेट अकाउंट हो, मतलब इस टाइप के जो भी अगर आप एपीआई हिट करेंगे तो उस एपीआई में हमेशा आपको इंटरनली एक टोकन पास किया जाता है। वो हमको नहीं दिखता है लेकिन इंटरनली एक टोकन पास किया जाता है। किसके पास जो टोकन जाता है, वो जाता है फ्लिपकार्ट वाले के पास। ये टोकन जाता कहाँ से, ये जो हमारा हेडर होता है ना, जो भी एप्लीकेशन में वहां होता है एक हेडर। जब भी हमारा एपीआई हम लोग हिट करते हैं तो हेडर क्या होता है, आप कह सकते हो कि इंटरनली उस एपीआई के साथ एक हेडर पास किया जाता है, उसी हेडर में टोकन हमारा लगा होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी हम लोग एपीआई हिट करते हैं, चाहे वो माई अकाउंट का हो, चाहे व्यू कार्ट का हो, चाहे व्यू ऑर्डर का हो, तो उस केस में वो एक टोकन पास करता है। वो टोकन हमारा हिडन होता है और उसी टोकन के बेस पे फ्लिपकार्ट चेक करता है कि क्या ये यूजर जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन रहता है, क्योंकि उस टोकन में क्या होता है ना, यूजर के कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि उसका ऑथेंटिकेट, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, लास्ट लॉगिन डेट टाइम होते हैं, अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें वहां पे पड़े होते हैं। तो उसके थ्रू फ्लिपकार्ट चेक करता है क्या यूजर हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता होगा तभी आपको वो इंफॉर्मेशन दिखेगा जो उस एपीआई के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, ठीक है, वरना वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो ऑथराइजेशन हो रहा है, ये जो टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन किया जा रहा है हेडर में डेटा पास करके, इसी को हम लोग बोलते हैं एपीआई की में ऑथराइजेशन, ठीक है, टोकन बेस्ड। ठीक, अब इस टोकन बेस्ड जो हमारा ऑथराइजेशन हो रहा है, इसमें कुछ आप कह सकते हो कि पॉइंट होते हैं, मतलब इसमें कितने तरीके से हम लोग टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा पासपोर्ट, ठीक। दूसरा क्या होता है हमारा JWT। तीसरा क्या होता है बिग क्रिप्ट। तो ये कुछ 3 तरीके होते हैं। इन 3 तरीकों के थ्रू हम लोग जो हमारा टोकन होता है हम लोग उसको एपीआई में पास करते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये यूजर जेन्युइन है या फिर नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर ले। और ये जो हमारा यूट्यूब का पेज है, अगर आपने कोई और भी इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लारावेल हुआ, या फिर आपका पीएचपी हुआ, या फिर आपका जैसे हमने अभी बताया था ना कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी वहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आपका जो जावास्क्रिप्ट है, तो ये कुछ प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखें, जिससे आपकी और भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी अगर आप इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। और हाँ, जो इसकी लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं प्रयास करूंगा ऊपर आई बटन में भी जो भी हमारा मेन पेज है उसकी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाए आई बटन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन में क्या होता है कि हमारे कुछ जब भी हम लोग कोई भी फॉर्म बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके जहां पे हम लोग यूजर से कुछ इनपुट ले रहे होते हैं, तो वहां हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग इस टाइप की कुछ एपीआई बनाते हैं।
तो इसमें भी कुछ टाइप के अटैक होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, एक्सेस अटैक। एक्सेस अटैक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो हमारे यूआरएल में कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड को इंजेक्ट कर देता है, जिसके थ्रू हमारा ये जो एपीआई होता है वो हैक किया जा सकता है। तो हमें जब भी हम लोग बना रहे होते हैं इस टाइप की एपीआई, ठीक है, तो वहां हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास यूआरएल आ रहा है, जो भी यूआरएल, जो भी हमारे एपीआई है, जो भी उसमें डेटा आ रहा है, उसको हमें कंफर्म करना चाहिए कि जो भी डेटा आए वो प्रॉपर तरीके से आए, वहां पे कोई मैलिशियस डेटा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो भी डेटा हम लोग अगर कोई यूआरएल से ले रहे हैं, या फिर कोई भी हम लोग कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो वहां से अगर हम कोई डेटा ले रहे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो कितने टाइप का डेटा हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं पोस्ट के थ्रू होता है, गेट के थ्रू होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है, पुट के थ्रू होता है। तो और अगर हम बात करें पीएचपी में, तो वहां हम लोग रिक्वेस्ट नाम का भी एक होता है मेथड, उसके थ्रू हम लोग डेटा पास कर देते हैं। रिक्वेस्ट में सारे आ जाते हैं, चाहे आपका पोस्ट हो चाहे गेट हो, ठीक है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग इन फॉर्म के थ्रू जो भी डेटा हम लोग ले रहे हैं, या फिर जो हमारा यूआरएल है वहां से कोई डेटा ले रहे हैं, तो हमें जो उसकी एक एक डेटा होता है, उस डेटा को हमें वैलिड करना चाहिए, उस डेटा को हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए कि ये डेटा जेन्युइन है या नहीं। अगर वो डेटा जेन्युइन नहीं होगा तो हमें वहां से तुरंत जो भी रिक्वेस्ट है उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होता है, एसक्यूएल अटैक। एसक्यूएल अटैक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्वेरी देख सकते हैं, सेलेक्ट यूजर आईडी नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू 105 और 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे करने का क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा टेबल है यूजर्स नाम का, वहां पे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं यूजर की, जैसे उसकी यूजर आईडी, नेम और पासवर्ड, ठीक। और यूजर की आईडी क्या है, 105, ठीक। अब मान ली कोई अटैकर है, वो क्या कर रहा है कि हमारे सिस्टम में आकर के पर्टिकुलर एक यूजर आईडी को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब अगर सिस्टम उसको ये आईडी 105 चाहे मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो हमारा कंडीशन है और 1 इज इक्वल टू 1, ये तो ट्रू हो ही जाएगा एनी हाउ, ठीक है। आपको और ध्यान ध्यान समझिएगा, यूजर आईडी यहाँ पे कुछ भी हम पास करें, सपोज कीजिए मेरी आईडी 105 है, किसी और पर्सन की आईडी 106 है, तो अटैकर को इससे मतलब नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान की आईडी को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। वो चाहे 105, 103, 101 या फिर 99 कुछ भी डाल सकता है, लेकिन वो ये जो पैरामीटर है ना, और 1 इज इक्वल टू 1, इसके थ्रू वो हमारे क्वेरी में घुस सकता है और हमारे डेटाबेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि आइदर उसको यूजर आईडी इक्वल टू जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो उसको मिले या ना मिले, लेकिन ये जो कंडीशन है मेरा और 1 इज इक्वल टू 1, ये तो ट्रू होगा ही होगा एनी हाउ। और जैसे ये ट्रू होगा, उसको हमारे डेटाबेस का जो भी हमारे टेबल का एक्सेस है वो मिल जाएगा, और इसके थ्रू वो हमारे डेटाबेस में कोई भी चीज को इंजेक्ट कर सकता है आसानी से। तो जब भी हम लोग कोई बनाते हैं, जब भी हम लोग कोई क्वेरी यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि एसक्यूएल अटैक ना हो, ठीक है। तीसरा क्या होता है, XXE। इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसी, मतलब कि XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक, ठीक है। ये जो हमारा एक्सटर्नल एंटिटी अटैक होता है, ये बेसिकली जो हमारा कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट होती है ना, जो क्या करती हैं कि XML फॉर्मेट पे वर्क कर रही होती हैं। आजकल तो काफी कम वेबसाइट होती हैं जो कि XML पे वर्क कर रही होती हैं। मोस्टली तो आजकल लोग जेसन को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। XML जो काफी पुरानी वेबसाइट हो जाती है, जैसे आप कह सकते हो कि बैंकिंग की वेबसाइट है या फिर पेमेंट गेटवे की वेबसाइट होती है, तो कुछ कुछ वेबसाइट अभी भी ऐसी हैं जो कि XML का यूज करती है, वरना मोस्टली आजकल की वेबसाइट जो होती हैं वो हमारे जेसन को यूज कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो अटैकर होता है वो क्या करता है कि जो हमारी फाइल होती है, जो सर्वर हमारा फाइल पड़ा होता है सर्वर पे, उस फाइल को जो हमारा अटैकिंग मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू वो हमारी सारी फाइल को चेक कर सकता है। हमारे सर्वर पे क्या क्या फाइल पड़ी हुई है वो सारी फाइल को वहां पे देख सकता है, ठीक है। तो अगर आप वर्क कर रहे होते हैं एक्सएमएल वेबसाइट पे, ठीक है, जहाँ पे डेटा एक्सएमएल के थ्रू पास किया जा रहा है, तो वहां पे हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग एक्सएमएल की फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इनपुट वैलिडेशन।
अब आखिरी में हमारा क्या है, यूज रेट लिमिट। रेट लिमिट में क्या होता है कि इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि थ्रॉटलिंग हो गया, रिक्वेस्ट क्यू हो गया और रेट लिमिट एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रॉटलिंग क्या होता है, थ्रॉटलिंग के ऊपर अलग मेरा एक वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जो हमारी प्लेलिस्ट है, जैसे हमने दिखाया था कॉमन प्लेलिस्ट, वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको थ्रॉटलिंग के ऊपर एक अलग सी वीडियो मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे आपको एक और टर्म होता है यहाँ पे डी-बाउंसिंग। ठीक है, थ्रॉटलिंग और डी-बाउंसिंग क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ मिल जाएँगी। तो जो हमारा मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जो हमारी प्लेलिस्ट है कॉमन इंटरव्यू वाली, आप उसको जरूर जाके देखें, वहां पे आपको एक क्लियर हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ ऊपर आई बटन में भी उस यूआरएल को मैं दे दूं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, रिक्वेस्ट क्यू और रेट लिमिट एल्गोरिदम। रेट लिमिट से नाम से मालूम पड़ रहा है कि जब भी हमारी कोई एपीआई हम लोग बना रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक रेट लगा देंगे कि इस एपीआई को बार बार कोई कहीं से हिट न कर सके। कोई अगर मल्टीपल टाइम हिट करने का प्रयास कर रहा है तो वो इसी को ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिनको हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग कोई नोड जेएस में रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं। बात खाली यहाँ पे नोड जेएस की नहीं है, अगर आप किसी अदर टेक्नोलॉजी में बना रहे हो, फिर चाहे वो हम बात करें आपका पीएचपी में, हम बात करें आपका जावा में, हम बात करें आपका एएसपी में या फिर पाइथन में, कहीं बात करें तो ये चीज तो कॉमन चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर वेबसाइट पे हम लोग को, हर एपीआई में हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग रेस्ट एपीआई वर्क कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोग कोई रेस्ट एपीआई बना रहे होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर करने के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।